I am Commander Kulbhushan Jadhav of the Indian Navy. कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन? हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है। यहाँ किसी किस्म की कोई सजा ना माफ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई खत्म की गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। कमांडर कुलभूषण यादव भारतीय जासूस गिरफ्तारी के बाद जब उसको सजा मौत हुई मिलिट्री कोर्ट से और बाद अज़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान गया, और फिर अब उसके मामले के ऊपर हमारी सियासी जमातें जिस तरीके से इस मामले को भी एक तनाज़े का शिकार कर दिया है, ऐसे मामले के ऊपर कम बेश तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए था। पार्लियामान के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही है। इस वक्त की हुकूमत माजी की हुकूमत को इल्जाम दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के ऊपर एनआरओ देने का इल्जाम आयद कर रही है। ये माजी पीटीआई जब इस वक्त अपोजिशन में या पहले नून लीग की हुकूमत थी तब मोदी के यार के हवाले से इल्जाम आयद किए जाते थे। आज जो अपोजिशन में बैठे हैं वो पीटीआई के ऊपर मोदी के यार की बातें कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ के जुरिस्डिक्शन को कबूल करने ना करने के हवाले से बहस छिड़ी जा रही है। क्या ये वो मौका है जब एक जासूस की गिरफ्तारी और उस पर मुकदमा चलने के हवाले से हमारी सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए था? नेशनल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के हवाले से अगर हम देखें तो इसको तनाज़े का शिकार नहीं करना चाहिए था। क्या वाकई जो अपोजिशन इस वक्त बात कर रही है एनआरओ देने की, क्या हुकूमत इसके अंदर एनआरओ दे रही है? कुलभूषण यादव के मामले के हवाले से कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त सरफेस कर रहे हैं और इन तमाम सवाल के जवाब भी यकीनन आवाम जानना चाहते हैं। एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और खामोशी उसमें क्यों बरकरार रखी गई? यह भी एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर ऐसे ही कोई रिव्यू करवाना था हमारी हाई कोर्ट से कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई देने के लिए, या वो अपील कर सकता था काउंसलर रसाई के बाद किसी हाई कोर्ट में अपनी सजा के फैसले के हवाले से, तो फिर खामोशी से एक ऑर्डिनेंस का नफाज या उसको जारी क्यों किया गया? ये वो सवालात हैं। आज इन सवालात के ऊपर बात करेंगे, अपने मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज दामरा साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, आपसे आगाज करते हैं। ये एनआरओ की देने की जरा बातें हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत एनआरओ दे रही है कुलभूषण यादव को और इस मामले को इतना ज्यादा पेचीदा और मुतनाजा बना दिया गया है अब इस ऑर्डिनेंस के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एनआरओ नहीं है। इस केस को मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है, और जो नेशनल असेंबली में जिस तरह बातचीत हुई, इस पे तनकीद हुई, वो या तो लाइल्मी की बुनियाद पे है या मेरा ख्याल है कि सियासत ही सिर्फ की गई उस पे। एक सेंसिटिव मामला है, एक ऐसा हसास इशू जिसके ऊपर बात मेरा ख्याल है कोई कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए थी। एक गलती तो पीटीआई ने लाजमन की कि उन्होंने पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ये किस्सा अगर पार्लियामेंट में शुरू में आ जाता जब ऑर्डिनेंस उन्होंने बनाया है और डिस्कशन हो जाती तो शायद बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती। असल चीज ये है कि ये जो कुलभूषण है, ये अमजद साहब कता कलामी की माजरत चाहता हूं, लेकिन जो आपने बात की गलती हुई, तो आप समझते हैं ये गलती दानिस्ता हुई या गैर दानिस्ता हुई? क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात थी कि इसको खुफिया रखा जाता? नहीं, खुफिया रखने वाली कोई बात नहीं है। मैं वही आपको आगे एक्सप्लेन करने लगा हूं कि इसमें दो पहलू हैं। एक ये कि कानूनी पहलू है, वो ये है कि ये सर्विंग ऑफिसर है, और जितने भी सर्विंग आर्मी ऑफिसर या नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, उनका कोर्ट मार्शल, उनके जुर्म का जो कानूनी चाराजोई है वो सारी सर्विस में ही होती है, यानी आर्मी में ही होगी, और उसकी अपील भी आर्मी में ही सुनी जाएगी। वो बाहर सिविल में जाके अपील नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये एक कानूनी मसला था जिसके लिए इनको हल निकालना था। दूसरी तरफ ये है कि अगर
आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन मान ली, जो गलत था, नहीं माननी चाहिए थी। जब ये पिछले दौर में अच्छा, हमने आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त की हुकूमत को वो जुरिस्डिक्शन नहीं माननी चाहिए थी। देखें, उसमें क्या है, आप उसको जासूस कह के, जासूस नहीं था वो एक टेररिस्ट था जो यहाँ पे टेरर फंडिंग करता रहा, यहाँ पे उसने एक टेरर नेटवर्क डेवलप किया, बहुत बड़े बड़े वाकयात का उसने इतराफ किया कि मैंने ये भी कराया वो भी कराया। तो जो कत्लो गारत इतनी ज्यादा कराई वो दर हकीकत आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला था। आपकी रिस्पॉन्स होनी चाहिए थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि ये आम केस नहीं है जासूसी वगैरह का, ये टेरर नेटवर्क है, टेररिस्ट था ये, इसने दहशतगर्दी की, इतने लोग मरवाए, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लिहाजा हम इसमें कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। यानी हमें ये अपना क्लियर स्टांस दे देना चाहिए था उस वक्त, ये देना चाहिए था, और उससे आप फिर ये सारे किस्से से बच जाते। अब हुआ ये कि हमने उनकी जुरिस्डिक्शन जब तस्लीम कर ली, तो इसका मतलब यह है कि हमने ये भी साथ बता दिया कि अब जो फैसला आप करेंगे हमें वो मंजूर होगा। लिहाजा जब जजमेंट आई तो उसमें दो चीजें खास थी, एक तो ये कि आपको काउंसलर एक्सेस देनी, काउंसलर एक्सेस जो है वो आपने दे दी, लेकिन दूसरा जो इशू था वो ये था कि आपने उस जो जजमेंट आई है मिलिट्री कोर्ट की, उसको रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू जो है उन्होंने कहा जी वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिविल कोर्ट में होना चाहिए, ये है वो है, वो पाबंदियां ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त, आगे चल के इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं, फिर इससे गुफ्तगू को स्टैब्लिश करके आगे चलेंगे कि इस गवर्नमेंट को जो ऑर्डिनेंस लेकर आए, ठीक है, मान लिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के ऊपर अमल दरामद पाकिस्तान कर रहा है, फरूक नसीम साहब ने यह बात कह दी कि जनाब हमने ये जो ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए, इसको खुफिया क्यों रखा गया, यानी इस पे कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप किया गया, यानी 21 को अगर आता है तो गैजेट में 29 तारीख को क्यों छपता है? देखिए बात ये खुफिया नहीं है, कहीं कुछ कोताही हो सकती है, क्योंकि ये तो चीज सामने आनी थी। जब आपने रिव्यू के लिए लेके जाना है तो आम कानून में जब रिव्यू की जगह ही नहीं है, कोई ऐसा कानून ही नहीं है, तो आपने ये बना के लेके जाना है, तो ये तो सबके सामने आना था। और ये इसके साथ ये भी है कि अगर आज हुकूमत नाअहली समझते हैं साहब इसकी, यानी मिस हैंडलिंग समझते हैं आप इस गवर्नमेंट की कि इसको फौरन सामने ले आना चाहिए था? बिल्कुल, ये जब पहले बजट वगैरह का सेशन था उस वक्त इन्होंने नहीं किया, वो ठीक है बजट सेशन में नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट आई है सेशन में तो इनको चाहिए था कि वो ऑर्डिनेंस रखते थे, उस पर डिबेट करा देते, क्योंकि आज इस लिहाज से ऑपोजिशन सच्ची है कि एक तरफ तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका केस चला दिया, अब अगर ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देती है तो फिर आप क्या करेंगे? एक्शन हो जाने के बाद जो आप ऑर्डिनेंस को लेके जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर दे तो आपके लिए बड़ी ज्यादा सुखी हो सकती है। आफ्ताब जहांगीर साहब से जरा बात करते हैं हम, जो आपने बात की है। आफ्ताब साहब, एक तो इसको आप मान लें कि आपकी मिस हैंडलिंग या नाअहली इसको कह लें कि आपने इसको फौरन कंसेंसस डेवलप नहीं किया, पार्लियामान में तो लेकर आ जाते, डिबेट तो कराते आप यहां पे लाके, आज आपको तनकीद का सामना करना पड़ा इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने मौका दिया बात करने का। देखिए आज ये वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब ने इसको बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और पूरे पॉइंट्स और जितने भी इसके वो थे मारूकात वो सारे पार्लियामेंट के सामने रखे। लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई मतलब जैसे उन्होंने बताया कि ना हमने इस ऑर्डिनेंस को छुपाया है ना कुछ, ये ज़रूरत थी, इस ज़रूरत को पूरा किया गया है। अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं की जाती तो हमारे लिए आगे जाके मसाइल खड़े हो जाते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम ये इस वक्त अपोजिशन का ये सवाल बन गया है, वतीरा बन गया है उनका, कि वो हर उस चीज़ के ऊपर बग़ैर सोचे समझे वो इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात या पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए या सियासत करने के लिए वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो हालांकि ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी। आफ्ताब साहब, ये यानी अदब के साथ, माजरत के साथ, माजी में भी इसी मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मोदी का यार बात करती रही है, पॉइंट स्कोरिंग होती रही है। सर वो उस वक्त करती है, देखिए वो एक अलग इशू होते हैं। नहीं वो अभी भी मैं भी कहता हूं, मैं अब भी कहता हूं के मामले के ऊपर इसी देखिए सर कलभूषण के मामले पर उस वक्त तक या जो आलमी अदालत है उसका कोई फैसला नहीं था, उसके पास हम गए नहीं थे। लेकिन जब हम एक बात कर रहे हैं, जो अभी आपके सामने जनरल साहब ने भी एक बात की है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, हमने ना इसको रिव्यू किया, ना हमने इसको एनआरओ दे रहे हैं ना कुछ, हम इसका एक प्रोसीजर है जो हमें कहा गया है, हमें उसको मानना है, चाहे वो हमारी पाकिस्तानी अदालतें हो या इंटरनेशनल अदालत हो। अगर हम एक मुअज़्ज़ज़ मुल्क हैं दुनिया के अंदर तो हमें आफ्ताब साहब सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, मेरा सवाल ये है
आपने कहा पाउंड स्क्वेयरिंग, उसके ऊपर मैं ये बात कर देता हूं, उस वक्त आप कहते थे नवाज शरीफ हुकूमत में कि ये कुलभूषण का नाम नहीं लेते। मुझे बताइए खान साहब ने कुलभूषण का नाम अभी भी नहीं लेते, अभी भी कितनी मरतबा लेते हैं? हम तो लेते हैं, हम तो हर वक्त लेते हैं सर, हम तो अभी भी लेते हैं। हमने वजीर आजम साहब, वजीर आजम साहब भी 10 दफा लिया है सर, हजारों दफा लिया है। आप मुझे बताओ कि नवाज शरीफ ने कब लिया? आप मुझे बताओ कि जरदारी साहब ने कब लिया? वजीर आजम बनने के बाद नहीं लिया, दिल में लिया होगा सर। सर वो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, अब जरूरत पड़ी तो अभी ले लिया ना, उसमें क्या? हम 10 दफा लेते हैं सर। खामोशी से हमने आ गया सर। ये तो देखे ना अब आप। नहीं, कोई खामोशी से ऑर्डिनेंस नहीं आया। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि जब आपके साथ ऑपोजिशन जो है, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे सेंसिटिव मामला ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपस में एहतियात की जरूरत होती है और उसे काम करना चाहिए, जिसमें खास तौर पर आफ्ताब साहब, मेरा सवाल वहीं पर है सर, मेरा सवाल वहीं पर है। 21 को ऑर्डिनेंस आया सर, मानते हैं? बिल्कुल आया। 29 को गैजेट में शाया हुआ। जी शाया हुआ, 8 दिन बाद गैजेट में शाया हुआ। सर गैजेट में शामिल होने के बाद पता लगा कि एक खुफिया तरीके से ऑर्डिनेंस पार्लियामान में क्यों नहीं लाया गया सर? कोई खुफिया सर, ये मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है। तो आप जब कह रहे कंसेंसस होना चाहिए था ना सर, तो आज जब आया था उस वक्त हो जाता पार्लियामेंट के अंदर, बड़ापन का सबूत देते, कहते जी बहुत अच्छी बात सर। आप इन्होंने करना, सर मौका तो आपने दिया सर, मौका तो आपने दिया ना सियासत करने का अपोजिशन को। नहीं, कोई सियासत करने के लिए यही चीज रह गई है, और चीजें सियासत करने के लिए नहीं है। मतलब कोई और है ही नहीं, इश्यूज नहीं है इनके पास, ऑपोजिशन के पास सियासत करने के लिए। ये सर आपके पास मौका था, आपके पास मौका था, आप पार्लियामान में फौरन लाए। 10 दफा सर ले, इससे कोई गैर कानूनी तो काम नहीं किया ना यार। सर मैं नहीं कह रहा जैसे हमने कोई गैर कानूनी, तो फिर ऑपोजिशन कह रही है, ऑपोजिशन को कहने दें, वो उसका काम ये, उसने ये कभी भी देखें। मैं आपको ये बात बताऊं, अगर जब कोई गैर कानूनी काम होगा या मेरे मुल्क के खिलाफ कोई बात होगी, सबसे पहले आवाज उठाने वाले हम खुद होंगे। अच्छा चले, दावरा साहब से पूछ लेते हैं। आप कह रहे पार्टियां हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत हमारे लिए। आपने कहा कोई गैर आईनी काम नहीं हो रहा, आजिज दामरा साहब, आफ्ताब साहब कह रहे हैं कोई गैर आईनी काम नहीं हो रहा, तो फिर बिलावल साहब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर क्यों ये बात कर रहे हैं कि एनआरओ दिया जा रहा है कुलभूषण को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गैर कानूनी काम हुआ है, असेंबली के रूल्स, आफ्ताब साहब पार्लियामेंटेरियन है, ये उसको पढ़ लें जरा कि पार्लियामेंट जब इन सेशन हो तो कोई भी ऑर्डिनेंस, ये तो कुलभूषण को एनआरओ देने वाली बात थी, कोई भी आप जो है वो नहीं ला सकते ऑर्डिनेंस। और ये जब एक नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, उसमें हुकूमत को पार्लियामेंट, क्या ये समझते हैं कि पार्लियामेंट शायद पीटीआई की जागीर बन गई है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गए हैं। ये पार्लियामेंट को अपनी जागीर समझते हैं, बल्कि पार्लियामेंट में अगर कोई पार्टी सिंगल सीट भी रखती है दोनों हाउसेस के अंदर, तो उसकी भी अहमियत होती है, उसकी राय की भी अहमियत होती है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूं। सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था 2012 में, आपको याद है? दुरुस्त। नेटो सप्लाई बंद करने के लिए फौरी तौर पर उस वक्त 2012 में हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसको बंद कर दी और जैकबाबाद जो एयरबेस था जो इस्तेमाल कर रही थी वहां पर नेटो फौज, उसको बंद किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। और जब नेटो सप्लाई खोलने की बात आई तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। मैं उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था, उसमें एक बहुत ही कंबाइंड कलेक्टिव विजडम के तहत नेटो सप्लाई खोली गई और उस शर्त के ऊपर के अमेरिका को माजरत करनी पड़ेगी और तमाम स्टेक होल्डर उस पर मुत्तफिक हुए थे। उसके बाद यमन का इशू आया, यमन के इशू में भी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ और जो पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया उस पर वो फैसला आया, तो उस पर कोई बात ही नहीं हुई, कोई डिबेट ही नहीं हुई। और ये मामला क्या पीटीआई का मामला है कुलभूषण का, कि ये पार्लियामेंट को अपनी जागीर समझते हैं, अपोजिशन को आप बाकी इश्यूज में अहमियत। लेकिन आफ्ताब साहब का तो मौक़िफ़ ये कि गैर आईनी कोई काम हमने किया ही नहीं है, गैर कानूनी काम किया है, नीयत से यहां से पता पड़ता है। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अच्छा, ये कुलभूषण का इशू है। बाकी मामलात में चलो अगर हम बात करते हैं कि चीनी की माफिया के चोर पकड़े जाएं, आप नहीं पकड़ते, आप अपोजिशन से बात नहीं करते, आपकी मर्जी है। नेशनल इश्यूज बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप अगर पार्लियामेंट को या अपोजिशन को अहमियत नहीं देते, वो अलग बात है। मगर ये इशू में कनेक्ट करता हूं यमन के
उस इशू के साथ जिसमें पार्लियामेंट में डिस्कस हुई। हुक्मरान कुछ और चाह रहे थे मगर पार्लियामेंट ने रेजिस्ट किया तो वो बात पार्लियामेंट में आई। लेकिन सर आईसीजे के फैसले को अमल दरामद कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामले के ऊपर जो फैसला है, पीटीआई तो ये कहती है कि हम तो आईसीजे के मामले में फंस गए, उस पर इम्प्लीमेंट तो करेंगे हम। देखें नियत साफ थी, इनका कोई इशू नहीं था। तो पार्लियामेंट को मैं यही कह रहा हूं कि अपनी जागीर ना समझे ना, पार्लियामेंट को अपनी वफाकी काबीना ना समझे कि जिस तरह काबीना में आप खामोशी से कोई चीज करवा दें वो करवा दी आपने। ये पार्लियामेंट है यार, मैं यही कनेक्ट कर रहा हूं, दो वाकयात को आपको मिसाल दे रहा हूं कि जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं तो आपको पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और क्या हबाकत थी कि 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन इस पे बहस हो जाती, तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस पार्लियामेंट के अंदर है उनको इत्माद में ले लेते और ये सारी चीजें हो जाती। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, चलो आपकी नीयत ठीक है, आप कुलभूषण को कोई एनआरओ नहीं देना चाहते हैं। मैं एक और दहशतगर्द का नाम लेता हूं, उस पर पीटीआई खामोश क्यों है, जिसका नाम है एहसानुल्लाह एहसान, जो धमकी देता है। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत अभी तक चुप का रोजा रख के बैठ गई है। क्यों? क्या हमदर्दी है आपकी? कौन सा एनआरओ किया हुआ आपने? कैसे चला गया वो बाहर? क्या वो एपीएस के बच्चों के मुंह में नहीं थे? आज भी वो धमकी देता है। अच्छा, आज भी धमकी देता है बिलावल भुट्टो को, क्योंकि वो हुक्मरानों पे तनकीद करते हैं तो धमकी उसको बिलावल भुट्टो की वो वीडियो कॉल तो लियाओ यार, कोई ऑडियो कॉल तो लियाओ कि बिलावल भुट्टो को एहसानुल्लाह साल ने फोन किया और बिलावल ने उठाया और उसने उसको धमकी दी। कैसी बच्चों वाली बातें करते हो यार? नहीं तो आप हजारों लोग यहाँ से गए उस वक्त आप कहा थे? एहसान का नाम लिया, गुस्सा आपके मुख से ये दोस्ती है। नहीं, एहसानुल्लाह का आप नाम लिया, आपको गुस्सा आ गया। दोस्ती नहीं, आपको इमरान खान पे गुस्सा नहीं आया? मुझे धमकी आपको इमरान खान पे गुस्सा नहीं आया? आपने कहा कि उसने एपीएस के बच्चों भाई मेरे आ गया आपको, एपीएस के बच्चों के कोई गुस्सा नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे दौर में ये डायमंड डेविस वो मेरे बच्चे नहीं थे। आपके और वो मेरे बच्चे कर रही है, आपके इस गुस्से को पूरी कौम कोई नहीं आपने ये कहा कि अब बिलावल को बताए तो सही बिलावल भुट्टो आपसे खैरात तो कुछ करे तो सही, वो दहशतगर्दों करे तो सही करते रहेंगे। आपको गुस्सा आता है, क्या करते बात बताओ, किस दहशतगर्द के खिलाफ बात की है? आपके खिलाफ बात, हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा आता है, उसके खिलाफ बात करें तो आपको याद जाता है। यही तो एनआरओ है, मतलब धमकियां दे रहे हैं। किस बात की धमकियां दे रहे हैं? यही आप बताओ तो सही यार। आप बिलावल भुट्टो की छोड़ दें। नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती नहीं है। आपने दोस्ती की है, कोई दोस्ती नहीं है, दोस्ती आप लोगों की है, आपकी पार्टी के लोगों की दोस्ती है। मांगेंगे आफ्ताब साहब, जामराज साहब, अमजद साहब, अमजद शुएब साहब, क्या पार्लियामान में ये पार्लियामान में भी तो आपको गुस्सा आ जाता है? अमजद साहब, यही वो डिबेट है जो पार्लियामान में भी हो रही है, और क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान को वाकई बाईपास किया गया है? सर देखें, मैंने एहसान तरीके से बात सुनी, मगर मैंने एहसान पे बात की तो गुस्सा आ गया पीटीआई को। डामरा साहब, इस पे जरा बात करते हैं आफ्ताब साहब। यार गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया कि देखिए बात ये कि इन्होंने कहा। सर मैं जरा जनरल साहब की बात ले लूं, आफ्ताब साहब, जनरल साहब की बात ले लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं जनरल साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आफ्ताब साहब, दो जो बातें सामने आई, मैं पहले उसकी बात कर दूं, फिर आपकी वो बात कर। पहली बात ये कि बिलावल जरदारी को कोई धमकी मिली है एहसानुल्लाह एहसान की तरफ। एहसानुल्लाह एहसान खुद भागा हुआ है और वो कोई किसी टेरर नेटवर्क का इस वक्त हिस्सा नहीं है कि वो किसी को धमकी दे सके। लेकिन अगर है ये दुरुस्त तो ये इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने इंटेलिजेंस से चेक किया, लेकिन अगर कोई है तो बिलावल जरदारी को उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि इंटेलिजेंस उसको फॉलो अप करे। उसका तरीकाकार ये है। दूसरी बात है एनआरओ की। एनआरओ वगैरह का ना कोई यहाँ जिक्र है, ना कोई एनआरओ दिया जा रहा है। एनआरओ हमारी हिस्ट्री में एक ही हुआ था जो मुशर्रफ ने दिया था और पीपल्स पार्टी ने लिया था। उसके अलावा कोई एनआरओ ना हुआ और ना ही आगे होगा, क्योंकि उसके बाद वो गैर कानूनी हो गया। रही बात ये कि पार्लियामेंट को वक़्त देनी चाहिए जो पीटीआई नहीं दे रही, इनको देनी चाहिए थी। पार्लियामेंट जब सेशन में आ गई तो ये फौरन वहां जाना चाहिए था, क्योंकि इनके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट आज उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दे तो ये तो केस ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उसकी कानूनी हैसियत क्या रहेगी? ये और सर ऐसा अमजद शुएब साहब, ऐसा हो सकता है पार्लियामान इसको रिजेक्ट कर सकती है?
ऐसा मुमकिन है? देखें, मेरी बात सुनिए, वैसे तो रिजेक्ट ना करती। अगर ये आम हालात में लेके आए तो मैं ये आपको वाज़ेह बताता हूं कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की होती या पीएमएलएन की भी होती, उनको भी यही कुछ करना पड़ता, क्योंकि कानून का रास्ता निकालना था, कानून तो नहीं था, लेकिन तरीकाकार दुरुस्त होता कि आप जनाब पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं और वहां पे आपके पास वक्त था, आप कर सकते थे। अमजद शेख साहब, जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हुआ, उसमें भी हमने देखा कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हमें नजर आई। आप समझते हैं इस मामले पे भी गवर्नमेंट मिस हैंडल कर गई है इसको? मेरा अपना अंदाजा है कि मिस हैंडलिंग, बल्कि उससे एक और बड़ी अहम चीज है जो आज हम बात कर रहे हैं, बात यह है कि आपकी सारी जमहूरियत जो है उसका पिलर है आपकी पार्लियामेंट। और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने मिसाल दी, सलाला के बाद बहुत बड़ा फैसला था जो पार्लियामेंट ने उस वक्त किया, वो कोई हुकूमत अकेले नहीं कर सकती थी। जब पार्लियामेंट फैसला करती है ना तो आपकी पुष्ट पे है। अच्छा, दूसरा फैसला, यमन में जो हमने फौजें नहीं भेजी वो पीएमएलएन के वक्त में हुआ, वो भी पार्लियामेंट ने किया। ये हमें इनसे चाहिए कि पार्लियामेंट दर हकीकत आपकी ताकत है, वो अवाम है, वो आपके 21 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आप अकेले जो कदम उठाएंगे वो मुल्क के अंदर भी चैलेंज होगा और बाहर भी उस पर आवाज उठेगी या बाहर रिजेक्ट होगा। आज अगर पार्लियामेंट ये रिजेक्ट कर दे तो इस सारे काम की जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर चली जाएगी। उसके बाद जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूनाइटेड नेशन आपके ऊपर जुल्म ढाए, उसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे होगी। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि पार्लियामेंट रिजेक्ट करेगी, पार्लियामेंट इसको पास ही कर देगी। लेकिन मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा था कि अगर रिजेक्ट कर दे तो आपकी पोजीशन भी कंप्रोमाइज होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं। और दूसरी तरफ ये कि इसके नतायज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आ सकते हैं, वो भी आपके लिए मनफी हो सकते हैं। ठीक है, लिहाजा आपको पार्लियामेंट को हमेशा साथ रखना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल ठीक सर, आपने कहा कि बात पार्लियामेंट की है। इसके कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद आएंगे इसी चीज को, जरा अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आफ्ताब साहब, ये गुफ्तगू सुनी, जनरल साहब भी इसी बात के ऊपर हैं कि आपने पार्लियामान के अंदर इसको ना लाके अपने ऊपर तनकीद का खुद मौका फराम किया। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि जो मैंने बात की थी वही उसी की बात जनरल साहब ने तायद की। देखें, डामरा साहब ने ये बात की कि जी बिलावल भुट्टो साहब को थ्रेड्स आ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं। तो मैंने ये कहा था कि जिस पे वो गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे को तकलीफ़ हुई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर कोई यहाँ से भागा हुआ मुजरिम है उसको बिल्कुल वो पकड़ कर वापस इस मुल्क में आना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी मदद करें, आप अपनी फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग और उसके CDR हमें दें। आप बताएं कि जी ये कॉल्स आई हैं, इस जगह से आई हैं, इस शहर से आई हैं, इस लोकेशन से आई हैं, इन्होंने मुझे धमकी दी है, ताकि हम उस पर इंटरनेशनली भी कोई इन्फ्लुएंस डालकर और उसको वहां से पकड़कर वापस दामरा साहब ने तो ये भी कहा कि आपने एहसानुल्लाह एहसान को भी NRO दिया है। नहीं, हमने तो नहीं दिया ना। अगर आपके पास रिपोर्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप हमें दें, पार्लियामेंट में ये लेकर आए कि देखें जी ये मुझे धमकी आई है, ये यहाँ से आई है, मैं खुफिया एजेंसियों के साथ बैठ के उनको पूरी तफसील बताना चाहता हूँ, ताकि वो जो है ये मदद हो पाकिस्तान की, ना कि सिर्फ ये कह देना कि जी मुझे धमकियाँ। इस तरह तो मेरे पास भी बहुत सारी धमकियाँ आई थी जिनके बारे में मैंने बताया था कि किन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, लेकिन हुआ उस पर कुछ भी नहीं। वो मुल्क में रहते हुए लोगों की धमकियाँ आई और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, मैं ये फिर आपसे एक बात करूँगा, ये बहुत संजीदा मसला है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर हम इस तरह, ये अब कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस है, वहाँ से एक रिव्यू का जो भी फैसला होगा वो होगा। और हम क्योंकि कोर्टों के पाबंद है, फैसले को मानने के पाबंद है, चाहे हमारी पाकिस्तान की रियासत की कोर्ट्स हों या इंटरनेशनल कोर्ट्स हो। पहले या तो हमें उनको मानना नहीं चाहिए था, जब हमने उनको मान लिया तो अब उनके फैसलों को भी मानना हमारी जिम्मेदारी है। वो तो बात करें ना, जनरल साहब ने तो बात की कि माजी में हमने उसकी जुरिसडिक्शन को माना, गलती हमसे मानना नहीं चाहिए। हाँ, गलती की ना। अच्छा, अब ये अच्छा मान लिया। अब देखिए, इसमें कोई इतना बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। आइए, वो आया था तो इसके अंदर ये गुफ्तगू करने के बजाय कि अगर आप ये पार्लियामेंट में पहले लेकर आते या इसके अंदर कोई कमजोरियां हैं या खामियां, उस पर डिस्कशन करने के बजाय आपने आकर ये बगैर पढ़े, बगैर उस ऑर्डिनेंस को पढ़े हुए, बगैर उसको पढ़े हुए आपने कह दिया कि जी NRO दे दिया है।
भाई अगर एनआरओ तो तब दिया जाता ना जैसे रायवन डेविस को दिया गया था, वो चला गया, जैसे और बहुत सारे लोगों को दिया जाता है वो चले नहीं, जाते हैं। धामरा साहब ने तो मिसाल भी दी ना कि सलाला वाली मिसाल उन्होंने दी और जनरल साहब ने मैं आपको उसकी वही तो तायीद बता भी रहा की है। हूं कि जनरल मुशर्रफ की मिसाल भी तो देनी चाहिए थी ना कि एनआरओ किसे कहते हैं, वो जनरल मुशर्रफ वाली मिसाल भी तो देनी चाहिए थी ना, वहां तो वो देते नहीं है। तो मैं ये फिर ये कह रहा हूं कि इसको पार्लियामेंट में अगर इस तरह डिस्कस किया जाता कि भाई इसके ऊपर जो इसकी कमजोरियां, खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां, उसको डिस्कस किया जाता, ना कि उसको पहले ही मुतनाज़ा बना दें आप कि जी ये तो एनआरओ हो गया। भाई एनआरओ कहां से हुआ है? अगर एनआरओ होगा और अगर मेरे मुल्क के और उसके खिलाफ की बात होगी तो मैं पार्टी नहीं, लेकिन एक चीज भी ना आफ्ताब साहब, एक और बात भी है, मैं जनरल साहब से भी इस पर बात करूंगा, लेकिन एक चीज और भी है ना कि वफाकी हुकूमत ने कलभूषण के मामले के ऊपर सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू भी किया, ठीक है। अब ऑलरेडी काउंसलर एक्सेस तो दे रहे हैं उसको, और अगर वो वहां से मना कर रहा है तो एक ही वक्त में जब आप फरीक हैं तो फिर दूसरी तरफ आप उसी के वकील को मुकर्रर करने के लिए क्यों आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर रहे हैं? अगर आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है तो आप तो बता दें कि हमने काउंसलर एक्सेस दिया, वो ले ही नहीं रहा वो। अच्छा देखें, हम कोई भी कमजोरी, कोई खामी ऐसी नहीं छोड़ना चाहते जिसके ऊपर दोबारा से कोई एक डिस्कशन हो। हम ये चाहते हैं कि जी इसका केस जो है ये मतलब फॉर एवर के लिए एक दफा क्लोज हो जाए। जो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा हमने उसके मुताबिक चले, उसको सारे एक्सेस हमने दिए हैं, उसके बाद हमारे कोर्ट्स ने जो फैसला किया और जो करना, लेकिन सर कुछ ये वाला मामला तो बहुत हसास है। देखिए ये मामला तो बहुत सेंसिटिव है सर, ये इससे ज्यादा एहसास मामला थे जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले होते हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ही चैलेंज होते हैं। हमारे यहाँ भी हमने भी देखा कि पिछले दिनों बड़े हाई रैंकिंग हमारे ऑफिसर्स को जो है सजाए मौत भी हुई, उम्र कैद भी हुई। सर मैं मानता हूं कि मिलिट्री को आपने कहा सर्विंग है, वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, उसकी वजह से चीजें की, लेकिन सर जब आप काउंसलर एक्सेस आप उसकी दे रहे हैं तो हमारे पास ये पॉइंट तो है कि काउंसलर एक्सेस देने के बावजूद वो तो ले ही नहीं रहा। सर हम उसके बावजूद हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जितनी इसको फैसिलिटी आपके इंटरनेशनल कोर्ट के मुताबिक बावजूद इसका जो रिजल्ट है वो यही है कि इसको सजाए मौत मिलनी है। हमजा शुएब साहब, ये तरीक़ेकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने, क्या वो ठीक है, दुरुस्त है? वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हुकूमत कोई वकील खुद करके लगा देती तो बाद में कहा जा सकता था कि ये हुकूमत का वकील था और ट्रांसपेरेंसी नहीं रही क्योंकि उसको हुकूमत ने पहले से तैयार किया हुआ था, उसने जाके वकालत हुकूमत की फेवर में कर दी। ये सारा किस्सा अदालत के थ्रू होगा और अदालत के थ्रू करना चाहिए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी आपसे मांगी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, वो ट्रांसपेरेंसी आपकी कायम रह सके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपके लिए मसला बनेगा। अभी आप जैसे बात कर दी है, वो अपने रिव्यू नहीं करवाना चाहता, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे उसकी सजा के ऊपर शकूक व शुबहात है, उसी तरह उसकी इस बात पे भी शकूक व शुबहात हो जाते हैं। भारत कहता है कि जिन्होंने उसको जबरदस्ती मारपीट के उससे लिखवा दिया है कि मैं नहीं रिव्यू करवाना चाहता। लिहाजा रिव्यू करवाना, ये आज अब जो सूरत हाल आपकी इस केस की है उसमें आपकी मजबूरी है। आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोर्ट के ऑर्डर को तो आपकी खलासी होगी, वरना भारत उसको कहीं ना कहीं उछालता रहे और वो दोबारा भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है कि जनाब। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं वो मजबूरी है क्या? अगर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता और हम ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि हमने तो रसाई देने की कोशिश की लेकिन वो लेने को तैयार नहीं, हमारी वैसी क्या मजबूरी है? वैसे देखें, जो हमने सजा दी थी उसका भी हमने कहा जी कि उसने एतराफ किया। भारत कहता है कि एतराफ इन्होंने जबरदस्ती कराया। अब हम कहते हैं कि जनाब उसने कहा मैंने नहीं रिव्यू नहीं कराना, भारत फिर कहता है कि जनाब इन्होंने जबरदस्ती कराया। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर है वो है कि आपने रिव्यू कराना है ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्रेडिबल तरीके से, यानी ऐसा तरीका जो वेरीफाई किया जा सके, क्रेडिबिलिटी उसकी ठीक हो और ट्रांसपेरेंट ये हो कि आपकी हर चीज बिल्कुल वाज़ेह पब्लिक में नजर आए। अगर उसी किस्म के पहले शकूक व शुबहात भारत ने जाहिर किए हुए हैं तो वो आप भी करेगा अगर आप उस पर डालेंगे कि जी ये कलभूषण ने कहा कि मैं नहीं करवा रहा। लिहाजा आप रिव्यू करवा रहे हैं, आपको ये भारत को मौका देना भी आपका जरूरी था कि वो उसने आके तो उसको भारत वकील करके देता। भारत ने तसल्ली वो उन्होंने राय फरार इख्तियार की, एक उसका बहाना खत्म हो गया। वो ये नहीं कह सकते कि जी वकील तो हमने करना था। अब आपने ये कोर्ट को दे दिया और जाके ये दरखास्त दे दी तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी तरफ से जिम्मा उतार दिया, आपके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती
अदालत किसी को भी वकील ठीक मुकर्रर है कर सकती दामरा साहब आपकी तरफ मैं आता हूं जरा। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि बाहर से उंगलियां न उठाई जा सके। ठीक है दामरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिस तरह से अमजद शेर साहब ने बात की है कि ट्रांसपेरेंसी हम क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि कोई उंगली ना हम पर उठाई जा सके। क्या आपको, आपकी जमात को सिर्फ एतराज इस बात के ऊपर है कि यह पार्लियामान में नहीं लाया गया, बाकी चीजों पर कोई एतराज नहीं है? देखें, पहली बात तो यह है कि भारत को आप जिस तरह भी फैसिलिटेट करेंगे, भारत सामने से आपको हार नहीं पहनाने आएगा और भारत आपका थैंकफुल कभी भी नहीं रहेगा, नंबर वन। और दूसरी बात कि अगर हम हाई कोर्ट में गए हैं, सिर्फ सर क्लियर कर रहे हैं वैसे ना, ये तो करना चाह रहे हैं, वो एक facilitation- क्रेडिबल तरीके आपके नजदीक दामरा साहब आपने कहा फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये फैसिलिटेशन दी जा रही है क्या? मैं अगेन इसको और ज्यादा जस्टिफाई करना चाह रहा हूं। देखिए, हम अदालत में इसलिए गए ताकि भारत का ये बहाना खत्म हो जाए कि आपने जो है वो क्रेडिबल रास्ता इख्तियार नहीं किया, इसलिए हम अदालत में चले गए। तो मसला यह है, तो फिर ऑर्डिनेंस कैसे आ गया? फिर ऑर्डिनेंस क्यों आया? फिर हम अदालत के फैसले का इंतजार करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए क्रेडिबल रास्ता अदालत तो है ही है, इस पर कोई दो राय नहीं है हमारी, मगर खुद पार्लियामेंट भी हो और ये भारत को पता पड़ना चाहिए था, मैसेज जाना चाहिए था कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, जो गलती से पीटीआई अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी अपनी उस गलतफहमी से बाहर नहीं निकल रही कि जो पार्लियामेंट है, क्योंकि वो हुकूमत में है इसलिए पार्लियामेंट शायद उनके मातहत है। अच्छा, एतराज सिर्फ पार्लियामेंट में ना लाने का है धामरा साहब, मैं जानना चाह रहा हूं, यानी सिर्फ जो पॉइंट है। देखें इशू ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के रियासत के मामलात होते हैं, उसमें आपको यकजा एक आवाज होकर जानी चाहिए। जो तरीकेकार इख्तियार किया गवर्नमेंट ने, वहां पर यह कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। और दूसरी बात में ये बाकी तरीकाकार दुरुस्त है। आफ्ताब साहब के लिए एहतराम है बड़ा जाती तौर पर, मगर उनकी लाइलमी पता नहीं अब वो दानिस्ता है या गैर दानिस्ता है कि वो कह रहे हैं कि हमें बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं कि फोन कॉल कहां से आई और धमकी कहां से आई। अरे बाबा, ये रियासत का काम है, उन्होंने अपने भाई आपने कहा है अपने ट्विटर अकाउंट पे। आप भाई देखे आप क्यों एहसान की बात पे जज्बाती होते हैं यार? आप तो मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं नहीं जज्बाती हो रहा, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मदद करें हमारी। मैं तो आपको कह रहा हूँ, देखें और दामरा भाई मैं तो कह रहा हूँ आप हमारी मदद करें। हम उसको सरेआम फांसी दें, हम उसको सरेआम फांसी दें, आप हमारी मदद करें। गुस्सा आ रहा है। दामरा साहब, आफ्ताब साहब कह रहे हैं आप लोग उनकी मदद करें, वो कह रहे हैं आप लोग मदद करें, हम उन्हें पकड़ लाए ताकि हम उन्हें सरेआम पे लाड़काना में हम बिलावल हाउस से दो तलवार पे उसको टांगे। मुझे हैरत है आपकी लालमी और तमीमी से, मुझे हैरत है लालमी की बात नहीं कर रहा, मुझे हैरत है कि मैं आपको सिंपल ये आपके पास आप क्यों काट रहे हैं? अजीब बात, मेरी बात इसलिए काट रहे हैं कि एहसान पे बात ना करूं, मेरी बात इसलिए काटी जा रही है। नहीं करें, आप करें, लेकिन आप बताएं तो सही। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, हमारी मदद, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमें गुस्सा नहीं आ रहा, मामला पे आप गुस्सा नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हमारी मदद करें, आप हमारी मदद करें। मेरे प्यारे भाई आफ्ताब साहब, बाकी बातों पे तो आप ठंडे हैं इस प्रोग्राम में, एहसान पे गर्म हो जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चले आफ्ताब साहब, धामरा साहब से जरा मुकम्मल बात ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। उन्होंने अपने ओरिजिनल अकाउंट से ट्वीट किया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत की है, वजारत दाखिला की है। आपने कहा पार्लियामेंट में बात करें, कितनी बार पार्लियामेंट में बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने? आप वो अकाउंट चेक कराएं, आपको पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आपकी हुकूमत में एहसान फरार हुए हैं, पहली तो वो जवाब देना चाहिए आपको पार्लियामेंट के अंदर, कौम के अंदर आपको जवाब देना चाहिए कि वो कैसे बाहर चले गए। उसके बाद अपने ओरिजिनल अकाउंट से अगर वो धमकी देते हैं, हम आपसे भीख नहीं मांगते, खैरात नहीं। दामरा साहब, ये आफ्ताब साहब कह रहे हैं आप हुकूमत की मदद करें, कोई मदद कर सकते हैं आप? लवाकीन, वो एपीएस के बच्चों के लवाकीन, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, वो पाकिस्तान की अवाम जो जिनके वो कातिल हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि वो आपके दौरे हुकूमत में भागा था। दामरा साहब, आफ्ताब साहब कह रहे हैं आप उनकी मदद करें, आपकी जमात इस मामले में कोई मदद कर सकती है इनकी? अरे भाई, उन्होंने कोई हमें वो नामालूम मोटरसाइकिल पे जीआईटी की तरह बंदा थोड़ी भेजा था। ये ट्विटर अकाउंट जो उनका ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट है, आप चेक करें ना। अच्छा, तो आप हैं दामरा भाई,
आप तो जो लियारी के अंदर उजैर बलोच के घर में अरे भाई, वो सारे इल्जाम लगा दें। और ये सारे उसको इनकार कर सारे देते इल्जाम हैं, लगा आप उसको दें। इनकार कर देते हैं। सारे इल्जाम लगा दें आप, एहसान उल्लाह आप- एहसान का जवाब दे दें। अब नहीं, हम एहसान उल्लाह एहसान हम का तो कह रहे हैं कि सर आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ है। एहसान उल्लाह एहसान पे कोई गुस्सा गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कोई गुस्सा नहीं आ रहा, आप हमारी मदद करें, इसलिए हम कि- मिलकर उसको सजा देंगे। यार, आप फ्यूचर अकाउंट आप चेक करेंगे, मैं करूंगा। पीटीए आपके पास है, मेरे सर पास आप भी वजारत दाखिला आपके पास है, आप मेरे पास बताएं, आप दें ना, आप दें। भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, सही। मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर अकाउंट पे धमकी आई है, ये आप चेक करें। उसने नहीं कहा, बिलावल ने कहा कि मुझे फोन कॉल आई है। अरे भाई, आप फ्यूचर अकाउंट चेक करें। आज इस प्रोग्राम में मैं चैलेंज कर अच्छा, रहा हूं चेक- आपको। मैं आपको इस प्रोग्राम में चैलेंज चलो, कर रहा हूं, चेक कर। या मैं रिजाइन दे दूंगा अपनी पार्टी जी, से, जी। या आप दे दें। फ्यूचर अकाउंट को चेक करें, उसमें धमकी नहीं, आई है या नहीं आई है। ये आफ्ताब साहब। पाकिस्तानी कौम का मामला है, अच्छा, बिलावल चलो, भुट्टो का नहीं है अकेले का। अच्छा, आफ्ताब साहब, अच्छा चले इसको ये यार, ट्विटर आफ्ताब अकाउंट भाई, जाली नहीं बन सकता। आफ्ताब भाई, आप ये मुझे बताएं कि आपके दौरे हुकूमत में वो भागा नहीं भागा? और सर ऐसे तो आपके दौरे हुकूमत में तो 10,000 लोग बताएं ना। चले गए, यहाँ से बड़े बड़े वो हमारे इंटरनेशनल कितने कातिल हैं? इंटरनेशनल लोग वो चले गए। के बच्चों और के सर वो कातिल आपको हैं। घबरा चलो, आप एडमिट कर दें। सर, यहाँ पे वहाँ तो- भागा हमारे सर, मैं- आप नहीं, एडमिट मैं- कर दें। ये इतना तो सच बोल दें। सर बात ये है, इतना तो देखिए, सच बोल ये दें। सर ये तो देखिए बात ये है कि जो भागा वो भागा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे लेकिन भागा? उसको- अभी मतलब तक मैं ये कह खामोश रहा हूँ क्यों है कि आप? ये एनआरओ नहीं है तो क्या है? ये एनआरओ नहीं है तो कोई क्या एनआरओ नहीं है, कोई आपको एनआरओ गुस्सा नहीं क्यों आ रहा है, है? कोई एनआरओ नहीं है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? हमें कोई NRO गुस्सा नहीं आ तो रहा, क्या है? नहीं आ रहा। ये दुखी सर, रग आप है कि उसको आपकी? पकड़ के ले आए। ये दुखी रग है कि आप? नहीं मेरा आफ्ताब कोई साहब, ताल्लुक ही नहीं है। मैं कहता हूँ उसको टांग दे, आपको गुस्सा नहीं आना उसको चाहिए। बिलावल हाउस में कहें टांग दे। कि पीटीए मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। पीटीए किसके पास है? गवर्नमेंट किसकी है? वजारत दाखिला आपने कोई किसके पास है? आपने आपका कोई काम चेक रिटर्न कराएं आपने और कोई आप आपने आपने कौमी असेंबली में आपने ये स्टेटमेंट पीटीए दे दें को आप कि ये फेक अकाउंट है। सर सुने सर आपने पीटीए को रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई बिलावल साहब ने? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने बात कर दी है। नहीं, आपने लिखवाई, उसकी कॉपी आपने जो रिटर्न आप सुने, हम तो एक डामरा भाई हम तो एक बिलावल साहब रिटर्न डामरा साहब बिलावल साहब रिटर्न कंप्लेंट दे पीटीए को, उसकी कॉपी इंटीरियर मिनिस्टर को दे। एहसान को सर फॉलो करें कानून को। डामरा साहब और भाई आफ्ताब साहब, एहसानुल्लाह साहब की बात नहीं हो रही। सर ये दोनों यार आप मौजू सुने अच्छा भाई मैं ये सर, कहना चाहता मौजू हूँ कुछ सर, और एक- था। आफ्ताब भाई मेरे भाई हैं आप। मैं सर ये वन कहना एक चाहता एक हूँ। करके डामरा साहब, आफ्ताब भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब इमरान खान के खिलाफ बात करें तो गुस्सा आ जाता है एहसानुल्लाह एहसान को, जब उससे बात करें तो गुस्सा आता है आफ्ताब भाई को। ये क्या है? चले सर, भाई, यानी कोई इसका गुस्सा मतलब है नहीं आ रहा। आप सर आपने बात की, मुझे- दामरा साहब आपने बात की तरीक़ाकार के ऊपर, यानी पार्लियामान के अंदर आपने बात की है, यही वो बात करें। जनरल अच्छा, साहब, मेरी- आफ्ताब सुन साहब ले, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगा आपसे, लेकिन जनरल साहब को इंक्लूड कर दो। मेरी अच्छा, चले, आप- एक मिनट में बात चले, कर लूं, फिर आप आप कर ले, जनरल- मैं फिर concluding अच्छा, remarks देखिए, बात जनरल साहब सुने, से ले लूं। अभी सुन ले अब देखें, ये अभी इन्होंने ये बात की जिसको जनरल साहब ने भी इंडोर्स किया, मैं भी कहता हूँ, ये भी कहते हैं, सब कहते हैं, आप भी कहते हैं कि जी ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में लाना चाहिए था और उसके बाद वहां से अप्रूव। ये गलती हुई ना आपसे, ये आपसे गलती हुई, ये मानते अच्छा हैं ना? सुन तो ले, आप सुन तो लेना सर, आगे तो सुन लेना पूरी बात। इसी तरह बिलावल साहब के पास कोई धमकी आई थी तो उसका तरीकेकार ये था कि वो एक रिटर्न लेटर पीटीए को लिखते कि जी मुझे इस ट्विटर अकाउंट से धमकी आई है, और उसकी कॉपी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी दे देते। जब फॉलो करनी है तो सारी चीज़ों को तरीकेकार से फॉलो करें। उसको असेंबली में खड़े होकर, जिस तरह अभी एक ऑर्डिनेंस आया है तो उसके ऊपर आपने एनआरओ कह दिया कि जी बगैर पढ़े और आपने एनआरओ का नाम इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह आपने ये कह दिया कि जी एहसानुल्लाह को निकालने में भगाने में है हमारा हाथ है। क्या पाकिस्तान के अंदर पहले कभी कोई थानों से, कचहरियों से, जेलों से, किसी और जगह से, शहरों कोई भागा नहीं है क्या? चोर से मिलाना चाहते हैं? जनरल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं मैं तो आपको बड़े सर, चोर वाले से सर इसका पॉइंट ऑफ व्यू जनरल साहब से मैं लेता हूं। जनरल साहब लास्ट कमेंट ओवर इट सर, क्या कोई कंसेंसस डेवलप हो पाएगा हमारे पास हमारी सियासी जमातों में कलभूषण के मामले पर? देखिए, कलभूषण के मामले को जाना नहीं चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अगर एक्शन के नुक्ता निगाह से देखा जाए तो किसी भी पार्टी की हुकूमत होती है उसको ये करना पड़ता। लेकिन इसमें सबक एक ही है कि आप जब भी कभी ऑर्डिनेंस बनाएं, पार्लियामेंट को साथ रखें। पार्लियामेंट आपकी ताकत है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको हमेशा मदद रहेगी। एक डेमोक्रेसी है, उसकी शक्ल
फिर वाकई डेमोक्रेटिक नजर आनी चाहिए। लेकिन सर इस वक्त तो यहाँ पे ये गलती तनाजा है खड़ा हो कि गया। ये- मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई कंसेंसस होगा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, या इसी तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर इनको किसी को शुबा है कि ये एक्शन गलत हुआ तो वो तब इनसे तफसील समझ ले। मेरा ख्याल है बड़ी वजाहत दी है फरूक नसीम ने, और उसमें बिल्कुल ये कानूनी पहलू उसका उजागर किया है। उसके बाद कोई शक रहना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई है तो मजीद वजाहत दे ले। लेकिन है ये कानूनी मसला और इसको इसी तरह हल होना था। ये किसी की भी हुकूमत होती उसको करना पड़ता। बहुत शुक्रिया अब रही आपका बात- शेख साहब। गारंटी लेना चाहता हूं मैं तो- गारंटी लेना चाहता हूं कि पीटीआई कौम को बताए कि कल फरूक नसीम के वकील तो नहीं होंगे सरकारी कल मोशन के। चले सर, ये एक सवाल है जी बिल्कुल इस चीज के ऊपर। आफ्ताब जामी साहब कोई लास्ट कमेंट देना चाहते हैं इस पे? नहीं, नायक को बुलाया था बिलावल साहब ने बिलावल चले सर, आई हैव टू क्लोज इट सर। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका, अमजद शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आजिज दामरा साहब थैंक यू सो मच फॉर द रीज की इजाजत दीजिए। अल्लाह।